जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, आज हम जो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को करेंगे। और आज हम अपनी एवरीडे साइंस को क्लोज भी करेंगे। तो इंशाल्लाह आज आपकी एवरीडे जो है वो क्लोज हो जाएगी, और कल से जो है हम मैथ नहीं बल्कि इंग्लिश स्टार्ट करेंगे हम प्रॉपर। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है? बेसिकली ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जो कि डील्स करती है किसके साथ? केमिकल्स के साथ एंड अदर पोल्यूटेंट्स इन द एनवायरनमेंट। देखिए एनवायरनमेंट के अंदर क्या होती है, एनवायरनमेंट के अंदर जो चीजें होती हैं या केमिकल्स होते हैं और पॉल्यूटेंट्स होते हैं। ठीक है, केमिकल्स एंड प्लस पॉल्यूटेंट्स होते हैं। तो इन दोनों के साथ जो है ना ये डील करती है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अच्छा, उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की बात करें तो इसके चार कंपोनेंट्स हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के। इसके अंदर एटमॉस्फेयर आती है, हाइड्रोस्फेयर आती है, लिथोस्फेयर आती है, बायोस्फेयर आती है। तो हम इनको वन बाय वन देखते हैं। अब एटमॉस्फेयर क्या होती है? एटमॉस्फेयर जिसके अंदर हम रह रहे हैं, अर्थ एटमॉस्फेयर इसको कहा जाता है। इज एन एनवेलप ऑफ द गैसेस दैट सराउंड द अर्थ फ्रॉम आवर साइड। इनके हमारी जमीन को इर्द गिर्द जितना भी ये खिला पाया जाता है, इसको हवा ने जो घेरा हुआ है, दैट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर कहलाती है। इसकी थिकनेस जो है वो कितने किलोमीटर है? तकरीबन ये जमीन से लेकर ऊपर तक 200 किलोमीटर तक जो है ना ये फैली हुई है। और ये वो है एटमॉस्फेयर जिसके अंदर हम सांस लेते हैं, जो हवा चलती है उसको कहलाती है। उसके बाद लिथोस्फेयर की बात करें तो लिथोस्फेयर जो है वर्ड लिथोस से लिया गया है। लिथोस का मतलब क्या होता है? रॉक। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो एनवायरमेंट है उसके अंदर जो रॉक पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर कहा जाता है। इट लाइज डायरेक्टली अंडर द लैंड सरफेस एंड द ओशन फ्लोर। देखिए ये बिल्कुल जमीन के नीचे चले जाएं आप, और सरफेस जो फ्लोर है, ओशन फ्लोर जो हो गया आपका, समुद्री जो सतह है, उससे नीचे चले जाए तो बहुत सारी रॉक्स मिलते हैं आपको। ये किसके अंदर है? लिथोस्फेयर के अंदर। लिथोस्फेयर को डिवाइडेड किया गया 15 मेजर प्लेट्स ऑफ द वेरियस साइजेस। मुख्तलिफ किस्म की जो है ना, मुख्तलिफ साइजेस की 15 प्लेट के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। कहता है इन द टर्म ऑफ द कंपोजिशन द लिथोस्फेयर इज मेड ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द सॉलिड अपर मोस्ट पोजिशन ऑफ द अपर मेंटल। ठीक है, अब वो कहता है जो लिथोस्फेयर है ये किससे बनी होती है? अर्थ क्रस्ट से बनी होती है। और इसके अंदर मेंटल का जो अपर पोर्शन होता है जो कि सॉलिड फॉर्मेट के अंदर होता है। हमने कल पढ़ा था कि क्रस्ट के नीचे क्या होता है? अपर मेंटल होता है। तो क्रस्ट और अपर मेंटल इसका जो कॉम्बिनेशन है दैट इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर कहलाता है। अब कंपोजिशन देखते हैं लिथोस्फेयर की कि इसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स, कौन कौन से मेटल्स पाई जाती हैं। इसके अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स होते हैं, जिसमें कौन कौन से? जी रॉक्स होगी आपकी, इग्निशियस रॉक्स हो गई। अब रॉक्स जो है any naturally found mass of the mineral matters of the organic and the inorganic origins that forms our planetary crust is called the rock। ठीक है, अब ये क्या होता है? ये मिनरल मैटर्स होते हैं जिसमें ऑर्गेनिक भी होती है, इनऑर्गेनिक भी होती है। ठीक है, इसके अंदर। और ये प्लेनेटरी जो है ना क्रस्ट बनाते हैं रॉक्स का। और अर्थ क्रस्ट जो है या सरफेस जो है वो 1% सेडिमेंट्री रॉक से बनी होती है। अर्थ की जो क्रस्ट है वो 1% सेडिमेंट रॉक से बनी होती है, और 95% जो है इग्निशियस रॉक से बनी होती है, और 4% मेटाफोरिक रॉक से बनी होती है। अब इग्निशियस रॉक की बात करें, ये तकरीबन 95% होता है। इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ आवर प्लेनेट involves the cooling and solidification of the magma। अब इग्निशियस रॉक्स कौन सी होंगी? जो आपका लावा होता है। ठीक है, तो जमीन भी ऐसे थी, प्लैनेट्स भी ऐसे थे। पहले क्या थे? पिघले हुए थे, ऐसा ऐसा क्या हो गया? सॉलिड हो गए। विच प्रोड्यूस द फर्स्ट सॉलिड मटेरियल टू द अर्थ? इग्निशियस रॉक। सबसे पहले कौन सी तैयार होती है? इग्निशियस रॉक होती है। अब अगर हम बात करें ग्रेनाइट की, तो ग्रेनाइट भी इग्निशियस रॉक है। अब एग्जांपल है ग्रेनाइट की कौन कौन सी है? जी सिल हो गया, डाइक हो गया, ऑब्सीडियन हो गया, बसाल्ट हो गया, ये एग्जांपल्स हैं। तो कहता है कि if igneous rock cuts across the sedimentary rocks, we know that the igneous rock is the younger than the sedimentary rocks। कहता है अगर हम कंपैरिजन करें इग्निशियस रॉक का और सेडिमेंट्री रॉक्स का, तो इसमें जो इग्निशियस रॉक है वो क्या है? वो यंगर है, यंगर वन है, यानी कि सबसे यंगेस्ट है ये। सेडिमेंट्री रॉक की बात करें
ये रिजल्ट होता है रॉक मिनरल्स एंड द ग्रेन्स, जो रॉक के मिनरल्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, उसका रिजल्ट होता है derived from the other rocks से, that is called the sedimentary rock. Sedimentary rocks होते हैं जो दूसरी रॉक से डेवलप की गई हो. After a long period of the time, sedimentary rock deposits can build to remarkable thickness. वक्त के साथ साथ इनकी थिकनेस बढ़ती जाती है, ठीक है, क्योंकि ये जमा होती जाती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स. इसकी एग्जांपल्स क्या है देखिएगा. इसमें इसकी एग्जांपल्स में लाइमस्टोन है, कॉन्ग्लोमरेट है, शेल है, कोल है, चॉक है. सेडिमेंट्री रॉक्स हार्ड होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स पोरस भी होती हैं. सेडिमेंट्री रॉक्स 73% ऑफ द लैंड एरिया कवर करती हैं. और रॉक्स दैट कंटेन फोसिल्स, वो रॉक जो फोसिल्स कंटेन करती हैं, दैट इज कॉल्ड द सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाती हैं. मेटाफोरिक रॉक्स की बात करें तो ये इनिशियली ये क्या कहते हैं, ड्यू टू मैसिव फोर्सेस ऑफ द हीट एंड द प्रेशर दे हैव ड्रास्टिकली चेंज. बहुत ज्यादा जो है ना ये प्रेशर और फोर्सेस की वजह से जो है ना जब चेंजेस आती हैं तो उसकी वजह से जो रॉक्स बनती है दैट इज कॉल्ड द मेटाफोरिक रॉक्स कहलाती है. जी. आगे है जी, अ, आइएगा मेटाफोरिक क्वार्ट्स. तो इसको छोड़े सब टेक्टोनिक्स प्लेट्स पे आ जाए आप. टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं? अकॉर्डिंग टू यूएस जियोलॉजिकल सर्वे वेबसाइट, टेक्टोनिक प्लेट्स आर मैसिव irregular shaped slab of the solid rock composed of oceanic and continental lithosphere के ऊपर मुश्तमिल होती है, ठीक है. Continental crust is made up of the lightweight minerals like feldspar, quartz, while the oceanic crust is made of the heavier and the denser basaltic rock. अब देखिए जो आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स है वो किसकी वजह से बनती है? ओशियनिक क्रस्ट की वजह से. जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो थोड़ा लाइट होता है. ओशियनिक क्रस्ट जो है, क्रस्ट क्या होता है, ये हैवी मेटल होते हैं, हैवी रॉक्स होती है. टेक्टोनिक प्लेट्स आर मूव 1 to 2 सेंटीमीटर ईच ईयर, हर साल मूव करती हैं. अब कंपोजिशन है कुछ एटमॉस्फेयर की, ये देखिएगा कितने हैं. वैसे नाइट्रोजन के बारे में कितना पाया जाता है जी? नाइट्रोजन 79% पाया जाता है. बल्कि इसको डिटेल से देख लेते हैं. एटमॉस्फेयर जो है मिक्सचर है किसका? सेवरल डिफरेंट गैसेस का, ऑल ऑफ विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल in the planetary functions. The humidity is the air in the air tells us about the ratio of the water vapor in there. अब देखिए हवा के अंदर वाटर वेपर की मिकदार कितनी है, ये हमें क्या बताती है? ये हमें ह्यूमिडिटी बताती है. हमें कहाँ से पता चलता है? उसकी ह्यूमिडिटी से. ये इतना वाटर वेपर्स पाए जाते हैं इसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, एयर के अंदर. एयर क्या है जी? एक मिक्सचर है वेरियस गैसेस का, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन. अब देखना एयर मिक्सचर, इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? इसके अंदर नाइट्रोजन भी आ जाएगा, इसके अंदर ऑक्सीजन भी आ जाएगा, इसके अंदर मीथेन भी आ जाएगा, इसके अंदर नाइट्रस ऑक्साइड भी आ जाएगा, ठीक है. तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी इसके अंदर. अच्छा, द कंटेंट ऑफ द नाइट्रोजन, हवा के अंदर नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है जी? 79%. अगर एग्जैक्ट बात करें तो 78.084 पाई जाती है. और हवा में सबसे ज्यादा मिकदार नाइट्रोजन की है. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का सोर्स क्या है जी? डिनाइट्रिफिकेशन बाय बैक्टीरिया इन द सॉइल, कंबस्शन ऑफ द वुड, वोल्केनिक एक्टिविटी है जी, और फॉसिल फ्यूल्स हैं. इनकी वजह से जो ना नाइट्रोजन हवा में ज्यादा मौजूद होती है. अब इसके अंदर बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन सा पाया जाता है, तो नाइट्रोजन कितनी मिकदार में पाई जाती है? 78.084, अप्रोक्सीमेटली 79. ऑक्सीजन पाई जाती है 20%, 20.946%, 21%. आर्गन जो है 0.934, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.0336 ये पाई जाती है. अब जी लेयर्स है कुछ एटमॉस्फेयर की, ये देखते हैं कौन कौन सी लेयर्स है. तो 5 लेयर्स है एटमॉस्फेयर की. एटमॉस्फेयर डिवाइडेड इनटू द सेवरल लेयर्स, दी लेयर्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन बिलो. ये देखिएगा, ये अर्थ है. सबसे पहली जो लेवल है एटमॉस्फेयर की, जो पहली लेयर है वो कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर. ये कितने किलोमीटर तक पाई जाती है? 20 किलोमीटर तक. ऊपर 50 किलोमीटर तक कौन सी पाई जाती है जी? स्ट्रेटोस्फेयर पाई जाती है.
उससे आगे 85 किलोमीटर तक कौन सी पाई जाती है जी? मेसोस्फेयर। उससे आगे 690 किलोमीटर तक कौन सी होती है जी? ट्रोपोस्फेयर। और 1000 किलोमीटर अबव क्या होती है जी? एक्सोस्फेयर होती है। तो ये 5 स्फेयर है, लेयर्स है, जो कि पाई जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करें तो 5 है। हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ट्रोपोस्फेयर को। कहता है जो ट्रोपोस्फेयर होती है, ये क्या होती है? वेयर द लाइफ एग्जिस्ट, जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है उस लेयर को क्या कहा जाता है? उसको ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। और जहां पर ऑलमोस्ट ऑल द वेदर पैटर्न्स अकर, जहां पे तमाम मौसमी तब्दीलियां होती हैं, तो ये क्या है? ट्रोपोस्फेयर है। दूसरा पॉइंट, इट हैज एन एवरेज हाइट ऑफ द 0 से 10 किलोमीटर की एवरेज हाइट है, अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर तक जाती है। दिस लेयर मेक रेडियो ट्रांसमिशन पॉसिबल। अब वो पूछ सकता है जी, रेडियो जो ट्रांसमिशन होती है, जो रेडियो वेव्स होती हैं, वो किस लेयर के अंदर मूव कर सकती हैं? वो पॉसिबल है, वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें तो स्ट्रेटोस्फेयर जो है, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है अर्थ एटमॉस्फेयर की। स्ट्रेटोस्फेयर जो है लेज अबव द ट्रोपोस्फेयर, बिल्कुल ट्रोपोस्फेयर से जो अबव होते हैं उसको स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है। इसकी एवरेज हाइट जो है वो 10 to 30 किलोमीटर है, अप्रोक्सीमेट कितने तक जाती है? 50 किलोमीटर तक जाती है। दिस एयर प्रेजेंट हेयर द थिनर एंड द क्लियर एज कंपेयर टू द ट्रोपोस्फेयर। ये थिनर भी होती है और क्लियर भी होती है ट्रोपोस्फेयर की निस्बत। अच्छा, उसके अलावा एयरक्राफ्ट फ्लाई थ्रू दिस लेयर। एयर पूछता है क्वेश्चन, एयरक्राफ्ट किस लेयर के अंदर चलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो है ना मूव करते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर इज आल्सो द रीजन विद द मेजर कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन लेयर। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ओजोन लेयर, सबसे ज्यादा ओजोन लेयर किस में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। उसके बाद है जी मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर जो है लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, बिल्कुल स्ट्रेटोस्फेयर के अबव मूव करती है, उससे अबव होगी। इट हैज एन एवरेज हाइट ऑफ 30 किलोमीटर to 50 किलोमीटर। ये 30 to 50 इसकी एवरेज हाइट होती है, और ये 85 तक भी चली जाती है। द कोल्डेस्ट रीजन इन द एटमोसफेयर, सबसे ठंडा रीजन कौन सा है आपका? मेसोस्फेयर है। हाँ जी, उसके बाद है जी थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर की बात करें तो ये 50 से, यानी कि 85 से 400 किलोमीटर अबव होता है सी लेवल से। उसके बाद बात करते हैं आयोनोस्फेयर की। आयोनोस्फेयर क्या है? आयोनोस्फेयर 5 है वैसे, आयोनो को हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। आयोनोस्फेयर इज नॉट ए सेपरेट लेयर, रेदर इट इज प्रेजेंट इन बोथ मेसोस्फेयर एंड द थर्मोस्फेयर। यानी कि मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के दरमियान में जो है ना ये पाई जाती है। ये अलग से लेयर नहीं है आयोनोस्फेयर। तो कहते हैं इट इज द रीजन वेयर द सोलर रेडिएशन रिमूव्स द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम्स एंड न्यू मॉलिक्यूल। यानी कि एटम और मॉलिक्यूल्स में से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जाते हैं, वो किस रीजन के अंदर होते हैं? वो आयोनोस्फेयर के अंदर होते हैं। द प्रोसेस इज नोन एज आयोनाइजेशन एंड प्रोड्यूस आइंस। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? आयोनाइजेशन कहा जाता है, और इसको आइंस कहते हैं। प्रोड्यूस क्या करता है? आयोनाइजेशन, आइन प्रोड्यूस करता है। जी। तो कहता है दिस इज नोन एज द आयोनोस्फेयर, क्योंकि यहाँ पे आयोनाइजेशन प्रोसेस हो रहा है, आयन जो है ना प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पे। रेडियो वेव्स ब्रॉडकास्टेड बाय द रेडियो ब्रॉडकास्टिंग आर रिफ्लेक्टेड बैक बाय द आयोनाइजेशन। अब जितने भी ये ब्रॉडकास्ट होती है रेडियो वेव्स, जब जाती हैं इस लेयर के अंदर, तो वहां से आयन से टकराने के बाद जो है ना क्या होती है, ये रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, वापस आती हैं, और वहां से हमें क्या मिलते हैं? सिग्नल्स मिलते हैं। द फिनोमिना ऑफ ऑरोरा बोरेलिस, ऑरोरा बोरेलिस जो है, इसका फिनोमिना भी इसी लेयर के अंदर होता है, आयोनाइजेशन के अंदर।
यानी कि डिस्प्ले ऑफ द रेड एंड द ग्रीन लाइट्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो ग्रीन और रेड लाइंस आती हैं, इस तरह की ये बनी होती है ग्रीन और रेड लाइंस जो होती हैं, ये जो है ना ये किस में होती हैं, ये भी आयोनोस्फीयर की वजह से होते हैं। और ये इसे क्या कहलाता जाता है, अरोरा बोरेलिस कहा जाता है इसको, ये आयोनोस्फीयर की वजह से होता है। is due to the radiation from the ionosphere. अब रेडियो वेव सिग्नल्स आर डिसरप्टेड ड्यू टू द ionosphere। अब रेडियो वेव सिग्नल भी इसी में डिसरप्ट होते हैं। उसके बाद है जी एग्जोस्फीयर। इट हैज एन एवरेज हाइट ऑफ द अबव 400 किलोमीटर एट द सी लेवल। 400 किलोमीटर से अबव चले जाए 1000 तक, ये सारी क्या कहलाती है, एग्जोस्फीयर कहलाती है। हाँ जी, उसके बाद जी स्मोक, और स्मोक क्या है इसको देखते हैं। सबसे पहले स्मोक देख लीजिएगा, स्मोक भी देखते हैं। Smoke is greater danger to the health of the animals and the man because it reduces the visibility and the harm eyes. When breathed, it causes diseases. It obstructs ultraviolet rays, good for the health. It damages property and the vegetation. देखिए स्मोक का जो है वो बड़ा नुकसान है। स्मोक जो है ये ज्यादा खतरनाक है एनिमल्स के लिए भी, और इंसानों के लिए भी, जानवरों और इंसानों के लिए, क्योंकि ये विजिबिलिटी को रिड्यूस कर देती है। तो अब स्मोक हो, जब धुआं हो तो आपको क्या होता है, आपको विजिबिलिटी कम हो जाती है। इसके अलावा जो है हेल्थ के ऊपर इफेक्ट होता है, आइज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, सांस लेने में इश्यूज आते हैं, प्रॉपर्टी और वेजिटेशन को डैमेज करती है। मिक्सचर ऑफ फोग एंड स्मोक, फोग और स्मोक का जो मिक्सचर है मिलके क्या बनाता है, स्मोक बनाता है। इसको क्या कहते हैं, स्मोक कहते हैं। फोटो केमिकल स्मोक वॉज डिस्कवर्ड बाई एरी हैगन स्मिथ। फोटोकेमिकल स्मोक जो है ना सबसे पहले डिस्कवर की गई थी। फोटोकेमिकल स्मोक ये किसने की थी, एरी हैगन स्मिथ ने की थी, एरी हैगन स्मिथ ने। ठीक है, और फोटोकेमिकल स्मोक, और ये सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। इसको जो है लंदन स्मोक भी कहा जाता है। इसके अलावा स्मोक जो है फ्रॉम द इंडस्ट्री काजक स्मोक, धुआं जो होता है इंडस्ट्री से वो भी स्मोक का सबब बनता है। स्मोक इन द एटमॉस्फेयर राइज इन कर्ल्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस एट द डिफरेंट लेवल। ये हवा के अंदर जो है ना ये फैल जाती है। Zigzag technology is used for the reduce the chemical smoke in the brisk kiln। कहते हैं जो केमिकल स्मोक है उसको कम करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, जिगजैग, यानी कि आग जला लेना। ब्रिस्क किल्न के अंदर, भट्टी के अंदर जो ना आग जला लेते हैं हम, उससे जो है इसको खत्म किया जा सकता है। एसिड रेन की बात करें तो एसिड रेन क्या होता है, हाई लेवल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। एसिड रेन में सबसे ज्यादा क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड होता है। क्योंकि सल्फर और नाइट्रोजन जब इसमें मिलते हैं केमिकल्स के साथ तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनता है। एसिड काज बाय ओवर पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। एसिड किसका सबब है, ओवर पॉपुलेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन का, की वजह से बनती है। द कॉज ऑफ द सॉइल पॉल्यूशन इन एसिड रेन, जो सॉइल पॉल्यूशन है उसकी सबब क्या है, एसिड रेन है। जी अब ओजोन की बात करते हैं। ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला क्या है, O3, ओजोन। ये एक एरोट्रोपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की। ओजोन 3 ऑक्सीजन एटम के ऊपर मुश्तमिल होती है। ओजोन जो है प्रेजेंट थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर, पूरी एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाती है, बट इट्स मैक्सिमम कंसंट्रेशन कहाँ होती है, इसकी जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है उसको क्या कहते हैं, ओजोन लेयर कहते हैं। ऑक्सीजन हर जगह है, लेकिन जहाँ पे ज्यादा मिकदार में पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, ओजोन लेयर कहा जाता है। वो कहाँ पे होती है, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर रीजन में होती है, जो कि 25 से 30 किलोमीटर अर्थ से है, अर्थ सरफेस से दूर है। उसके बाद ये दिस लेयर सराउंडेड द ग्लोब एंड प्रोटेक्ट अर्थ लाइक शील्ड फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ सनलाइट। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती हैं वुड काज कैंसर। अब देखें ये क्या करती है, जो सूरज से अल्ट्रावायलेट रेज आ रहती है उसको ओजोन ऑब्जर्व करती है, जज्ब कर लेती है। अगर वो जज्ब ना करे तो ये जमीन पे है तो किसका सबब बनती है, स्किन कैंसर का सबब बनती है। ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज बेनिफिशियल फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ। अगर ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में है तो ये हमारे लिए सेहतमंद है।
ओजोन लेयर कब डिस्कवर की गई थी? 1913 में। फ्रेंच फिजिसिस्ट था जिसको क्या कहते हैं, चार्ल्स फैब्रे ने की थी, एंड हेनरी बॉयसन ने की थी। चार्ल्स फैब्रे और हेनरी बॉयसन ने की थी 1913 में। जी। वो कहता है द रीजन इन विच द ओजोन लेयर डिप्लीटेड, वो रीजन जिसके अंदर ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रही है, कम हो रही है, ओजोन होल कहलाता है। साइन ऑफ द ओजोन डिप्लीशन वर फर्स्ट नोटिस्ड ओवर, सबसे पहले ओजोन डिप्लीशन कहाँ डिस्कवर किया गया था? अंटार्कटिका के ऊपर 1980s में। और फिर 1990 से जो है ना डिप्लीशन है बीन रिकॉर्डेड ओवर द आर्कटिक एज वेल। फिर अंटार्कटिका के बाद आर्कटिक के ऊपर भी क्या किया गया था, इसको ऑब्जर्व किया गया था 1990s में। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहलाती हैं, और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होती हैं ये रेफ्रिजरेटर में पाई जाती हैं, और ओजोन डिप्लीशन का ये सबसे बड़ा सबब भी है। इंफ्रारेड रेडिएशन बाय द सन आर स्ट्रांगली अब्सॉर्ब्ड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द हाइड्रोजन वेपर। अथवा इंफ्रारेड रेडिएशन अब्सॉर्ब बाय द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो ऊपर से आएगी इंफ्रारेड रेडिएशन आएंगी, वो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑब्जर्व हो जाएंगी। अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इज एक्सप्रेस्ड इन द डॉप्सन यूनिट। अब कहता है जो ओजोन की अमाउंट है एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर में जो ओजोन पाई जाती है उसको किस यूनिट से मेजर किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, डॉप्सन यूनिट से एक्सप्रेस किया जाता है। ओजोन लेयर्स ऑब्जर्व्स मोस्ट ऑफ द सन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ओजोन लेयर सबसे ज्यादा जो है ना क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ऑब्जर्व करती है। ओजोन इज अ गैस लेयर प्रिवेंट द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम एंटरिंग इनटू द एटमॉस्फेयर, ये हमने अभी पढ़ा। ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को जमीन पर आने से रोकती है। ओजोन डिप्लीशन इज ड्यू टू मैन मेड केमिकल, ओजोन डिप्लीशन क्या है? मैन मेड केमिकल है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और इसकी वजह से हो रहा है, मीथेन गैसेस की वजह से। इफ ओजोन लेयर डिसअपियर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रेज जमीन पर पहुंच जाएंगी। पॉल्यूटेंट, ओजोन क्या है? दूसरा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। अल्ट्रावायलेट लाइट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट लाइट जो होती है वो किस में आती है? आयोनाइजिंग रेडिएशंस कहा जाता है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज कॉज्ड बाय द ड्यू टू द फ्रियॉन्स। अब ये डिप्लीशन ओजोन की किस वजह से हो रही है? फ्रियॉन्स की वजह से हो रही है। हाँ जी, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। एयर पोल्यूशन भी देख लीजिएगा आगे। एयर पोल्यूशन की बात करें तो एयर पोल्यूशन क्या है? एरोसॉल्स आर एयर पॉल्यूटेंट। एरोसोल्स क्या है? एरो एयर पॉल्यूटेंट है, इनका हवा को आलूदा करते हैं, एरोसोल्स। एसिड प्रेसिपिटेशन रिजल्ट्स फ्रॉम ह्यूमन मॉडिफिकेशंस आर ड्यू टू द कार्बन एंड नाइट्रोजन साइकिल की वजह से। एयर पोल्यूशन क्या होती है? कार्बन नाइट्रोजन साइकिल की वजह से होती है। इन एयर पोल्यूशन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीजेस। एयर पोल्यूशन में क्या होगा? ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की कम हो जाएगी। वाटर पोल्यूशन की बात करें तो ये बहुत सीरियस एनवायरमेंटल इफेक्ट है, और ये hazardous वेस्ट की वजह से फैलता है। रेन वाटर इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर सोर्सेज, बारिश का जो पानी होता है ये सबसे प्योर फॉर्म होती है वाटर रिसोर्सेज की। ग्रीन हाउस की बात करें तो ग्रीन हाउस को भी हम कंप्लीट करते हैं इस टॉपिक को। ग्रीन हाउस जो है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एबिलिटी ऑफ द एयर टू एब्जॉर्ब लॉन्ग हीट वेव्स फ्रॉम द अर्थ आफ्टर अलाउइंग द शॉर्ट वेव फ्रॉम द सन पास थ्रू इट। ग्रीन हाउस यानी कि ग्रीन हाउस वो एक किस्म का घर है जो कि सूरज की रोशनी को अपने अंदर आने देता है, लेकिन उसमें से जो है ना उसको वापस रिटर्न नहीं जाने देता, ठीक है। उसकी जो रेज होती है वो वीक हो जाती हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ग्लोबल क्लाइमेट रेफर टू द वार्मिंग ऑफ द अर्थ। अब वो कहा जाता है जी ग्रीन हाउस क्या है? बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग का बेस क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ठीक है। तो क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो आ तो रही है जमीन के ऊपर जो सूरज की रोशनी है, लेकिन ये वापस नहीं जा रही। इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड है या स्मोक या इसकी वजह से
जिसकी वजह से टेम्परेचर रोज बरोज बढ़ रहा है। गैस कौन कौन सी है ग्लोबल वार्मिंग के साथ? गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। मेन गैसेस ऑफ द ग्रीन हाउस की कौन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस होती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट रिजल्ट फ्रॉम द ट्रैपिंग ऑफ द विजिबल रेडिएशंस। ग्रीन हाउस इफेक्ट, each surface earth surface temperature has increased mainly because of the higher level of the carbon dioxide concentration। कहते हैं जो अर्थ सरफेस टेम्परेचर है वो बढ़ता है किसकी वजह से? हायर लेवल ऑफ कार्बन कंसंट्रेशन की वजह से। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है बढ़ेगी तो उसकी वजह से क्या बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिसर्च, ग्लोबल द अर्थ एट लीस्ट डिग्री ऑफ द सेंटीग्रेड ऑफ द 50 ईयर, 50 साल की तारीख का सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जा सकता है 50 साल में। केमिकल सब्सटेंस दैट इंक्रीज द अर्थ सरफेस टेम्परेचर, वो कौन से? ग्रीन हाउस की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। और जी ये आपका टॉपिक जो है क्लोज होता है, और साथ आपका जो है ये एविडेंस भी क्लोज होती है। और इंशाल्लाह जो है हम कल से बकायदा इंग्लिश का सेशन जो है ना, इंग्लिश का लेक्चर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।